Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start chapter number 3 and the name of this chapter is dynamics. What is dynamics? Dynamics, it is the branch of mechanics that deals with the study of motion of an object and cause of its motion. Dynamics mechanics की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन और उसके कॉज को जो है वो स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में हम मोमेंटम, कॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और इसकी एप्लीकेशन को जो है वो स्टडी करेंगे। इन टॉपिक्स को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जिसमें से फर्स्ट टर्म है फोर्स, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक भी है। फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, stops or tends to stop the motion of a body. The force can also change the direction of motion of a body. फोर्स किसी भी चीज़ को मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश करती है। सेम इसी से किसी भी चीज़ को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में आप डोर की एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस तरीके से डोर को ओपन करने के लिए हम डोर को पुश या पुल करते हैं, तो जब हम डोर को पुश या पुल करते हैं तो एक्चुअली हम डोर पर फोर्स लगाते हैं। तो ये फोर्स की एक एग्जांपल है। इस तरीके से अगर एक कार्ट है जो कि रेस्ट में है, उस कार्ट को भी जब आप पुश या पुल करते हैं तो उससे वो कार्ट मोशन में आ जाता है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में हो तो फोर्स की मदद से उन ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आया जा सकता है। सेम इस तरीके से जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उनको रोकने के लिए भी हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। इसकी एग्जांपल आप गोलकीपर की ले सकते हैं कि गोलकीपर जैसे अपनी तरफ आने वाली बॉल को फोर्स की मदद से जो है वो रोक लेता है। इसी तरीके से फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में आप बैट्समैन की एग्जांपल ले सकते हैं कि बैट्समैन जो है वो अपनी तरफ आने वाली बॉल को बैट के ज़रिए फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या कर देता है? बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो इस तरीके से फोर्स की मदद से हम ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आ सकते हैं या मोशन में लाने की कोशिश कर सकते हैं, रोक सकते हैं या रुकने की कोशिश कर सकते हैं, और फोर्स की मदद से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज किया जा सकता है। सेम इसी तरीके से हम फोर्स की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है और उसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है इनर्शिया। इनर्शिया को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इनर्शिया इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इनर्शिया इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ये बॉडी की एक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट स्टेट, मतलब कि इनर्शिया किसी भी जिस्म की वो खसूसियत है जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट में चेंज को अपोज करती है, उसकी मुखालफत करती है। मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की ही कोशिश करेगा। सेम इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया का नाम देते हैं। इसको सबसे पहले गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था। गैलीलियो के अकॉर्डिंग अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज एक हैवी ऑब्जेक्ट है और दूसरा लाइट ऑब्जेक्ट है। हैवी ऑब्जेक्ट हम लेट कर लेते हैं कि एक बॉडी है जिसका मैस 50 किलोग्राम है और एक दूसरी बॉडी है जिसका मैस जो है वो 5 किलोग्राम है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो 50 किलोग्राम बॉडी है ये एक हैवी ऑब्जेक्ट कहलाएगी और जिस बॉडी का मैस 5 किलोग्राम है इसको हम कहेंगे लाइट ऑब्जेक्ट। तो गैलीलियो के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में हैं तो किस ऑब्जेक्ट को मूव करना आसान है? जो लाइट ऑब्जेक्ट है इसको एक्चुअली में मूव करना आसान है क्योंकि उसका मैस कम है, और जो हैवी ऑब्जेक्ट है इसको मूव करना मुश्किल है। सेम इसी के से अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो मोशन में हो तो अगर मैं पूछूं आपसे कि किसको स्टॉप करना आसान है तो आप सब लोग क्या कहेंगे? लाइट ऑब्जेक्ट। इसको रोकना भी आसान है। सो इट मीन्स जो हैवी ऑब्जेक्ट हैं उनको मोशन में लाना भी मुश्किल होता है और उनको रोकना भी मुश्किल होता है। सेम इस तरीके से जो लाइट ऑब्जेक्ट है इनको रोकना भी आसान होता है और इनको मोशन में लाना भी आसान होता है। ये गैलीलियो ने सबसे पहले जो है वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था। उसके बाद न्यूटन है एक साइंटिस्ट जिसने हमें इनर्शिया का मैस के साथ रिलेशन जो है वो डिस्क्राइब किया था। इनर्शिया जो है वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। मतलब किसी बॉडी का मैस जितना ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और किसी बॉडी का मैस जितना कम होगा उसका इनर्शिया भी उतना कम होगा। इट मीन्स बॉडी का जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है बॉडी के मैस के ऊपर, और इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब है कि वो बॉडी रेजिस्ट जो है वो ज़्यादा करेगी।
इट मीन्स कि जो लाइट ऑब्जेक्ट है जिसका मैस कम है, अगर उसका मैस कम है तो इसका मतलब उसका इनर्शिया भी कम होगा। इनर्शिया कम होने का मतलब है वो बॉडी रेजिस्ट भी कम करेगी, और रेजिस्ट कम करने का मतलब है उस बॉडी को हम इजीली मूव कर सकते हैं। तो यही जो वो गैलीलियो ने कहा था कि जो लाइट ऑब्जेक्ट है उनको मूव करना आसान है। सेम इस तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा है तो मैस ज़्यादा होने से बॉडी का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया ज़्यादा होने से वो बॉडी रेजिस्ट भी ज़्यादा करेगी, और रेजिस्ट ज़्यादा करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट को मूव करना भी मुश्किल होगा, जो कि हम देखते हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट के केस में होता है। तो बच्चों आपने यही चीज़ याद रखनी है कि इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। अगर बॉडी का मैस चेंज होगा तो इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपकी बुक में पेज नंबर जो 58 है उस पर दो एग्जांपल्स, दो फिगर्स बनी हुई हैं जिसके ज़रिए इनर्शिया को मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि जिसमें सपोज़ आपके पास एक गिलास है, गिलास के ऊपर आप एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड रखें और उसके ऊपर एक कॉइन को जब सिंपली प्लेस कर दें। दोनों का मैस डिफरेंट है, कार्डबोर्ड और कॉइन का, तो दोनों का इनर्शिया भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे ही आप कार्डबोर्ड को जो है वो फ्लिक करेंगे तो वो कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो मूव कर जाएगा। अब क्योंकि कॉइन है, कॉइन का मैस डिफरेंट है, इस वजह से उसका इनर्शिया भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो जैसे ही कार्डबोर्ड जो है वो फ्लिक कर जाएगा, मूव कर जाएगा, तो कॉइन जो है वो गिलास के अंदर फॉल कर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया के अकॉर्डिंग अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी। सेम इसी तरीके से एक सेकंड एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है कि सिंपल आप एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लें, उसके ऊपर डिफरेंट कॉइन्स को जो है वो वन बाय वन प्लेस कर दें। जैसे ही आप स्ट्रिप ऑफ पेपर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है उसको खींचेंगे तो वो जो कॉइन्स हैं उनका जो एक स्टैक बना हुआ है वो कॉइन्स अपनी जगह पर क्या रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। अगेन उसकी एग्जांपल, उसकी रीज़न क्या होगी, ड्यू टू इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया की वजह से जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हैं वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में हो वो मूव करने की ही कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है वो स्टडी करना है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डील करता है जो कि या तो रेस्ट में हो या मूव कर रहे हो विद यूनिफॉर्म स्पीड। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। और ये चीज़ हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि अगर सपोज एक बुक है जो कि किसी टेबल के ऊपर मौजूद है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि उस बुक की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। सेम इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी हमें फोर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप नहीं होगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सपोज़ आपके पास दो बॉल्स हैं, एक बॉल को अगर आप एक स्मूथ सरफेस के ऊपर थ्रो करें और दूसरी बॉल को अगर आप एक रफ सरफेस के ऊपर, जैसा कि ग्रास है, उसके ऊपर थ्रो करें, तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो रफ सरफेस है उस पर बॉल जो है वो जल्दी स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि जो रफ सरफेस है वो क्या काम करती है, रफ सरफेस जो है वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। दो सरफेस हैं, एक है रफ सरफेस और दूसरा है हमारे पास स्मूथ सरफेस। सो रफ सरफेस जो है वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। फ्रिक्शन एक्चुअली में कहते हैं अपोजिंग फोर्स जो ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करती है, तो ये रफ सरफेस ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से बॉल जल्दी स्टॉप हो जाती है। और स्मूथ सरफेस की बात करें तो स्मूथ सरफेस जो है ये कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से बॉल जो है वो जल्दी स्टॉप नहीं होती। स्टॉप दोनों ही केसेस में होंगी क्योंकि दोनों ही केस में अपोजिंग फोर्स लग रही है, ठीक है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट खुद ब खुद स्टॉप नहीं होता, ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए भी हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, कि बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप मूविंग बस की ले सकते हैं कि सपोज एक मूविंग बस है, उसमें कुछ पैसेंजर्स जो है वो खड़े हुए हैं, तो जैसे ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो ब्रेक अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, जो पैसेंजर्स खड़े होते हैं वो आगे की तरफ जो है वो गिरते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न भी एक्चुअली में इनर्शिया ही है कि जैसे ही ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो ब्रेक अप्लाई करने की वजह से गाड़ी जो है वो स्टॉप हो जाती है। गाड़ी के स्टॉप होते ही क्योंकि आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ इन कांटेक्ट है, सो जैसी बस स्टॉप होगी आपकी बॉडी का लोअर पार्ट भी स्टॉप हो जाएगा। बट आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है, चेस्ट वाला पार्ट, तो वो जो है वो स्टॉप नहीं होगा। वो इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने से वो पहले क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स वो मूव करने की कोशिश करेगा ड्यू टू इनर्शिया, जिसकी वजह से पैसेंजर्स आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
अल्लाह हाफिज़।